हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं अमेरिकन राइटर आर्थर मिलर, बहुत अच्छे नोट्स हैं उनके साथ जो है आपका एमसीक्यूज़ हैं। और उसमें जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं जो है ये नोट्स आप लोगों के लिए जब तैयार करती हूँ तो ऑब्वियसली एआई मॉडल्स और इनसे बुक्स वगैरह सबकी हेल्प से किया जाता है। तो मैं नोट्स वगैरह आप लोगों को देती हूँ ना, ये मैंने जितना भी जो सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं मैंने, मेरे पेड वर्जन्स हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताने का यहाँ इसीलिए वो था कि अ, अगर मैं कोई चीज़ दे रही हूँ, कोई क्वालिटी कंटेंट दे रही हूँ, ऐसे ही वो कॉपी पेस्ट जो फ्री वाला चैट जीपीटी का या उसका होता है, उससे कॉपी पेस्ट कंटेंट मेरा नहीं रहता है। मेरा पेड वाला वो वर्जन रहता है, चाहे वो चैट जीपीटी हो चाहे कोई और भी हो। और उसमें से भी जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ ना, तब तक मैं नोट्स वगैरह करती हूँ, उनको कंपाइल करती हूँ 10 जगह, तब जाकर मैं आप लोगों को नोट्स जो है वो प्रोवाइड करती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि भले ये एआई के होते हैं, बुक्स के होते हैं, क्योंकि कोई भी नोट्स खुद तो बनाता नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड देखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स के काम का हो, क्योंकि आप जवाब सबके पास है, क्वेश्चन होना ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। कल मैंने क्लास नहीं ली थी क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरी तबीयत आज भी बहुत ख़राब है, सुबह से केवल मैं सो ही रही थी आज। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार जो मैंने ये काम ले रखा है सब पूरा तो कर दूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आर्थर मिलर जो है उनके बारे में मैं बता रही हूँ, आर्थर मिलर के बारे में। आर्थर मिलर के आप लोगों ने नाम जो है ज़रूर सुन रखा होगा। अभी ये नोट्स जो है आपको जैसे ही ये वीडियो पोस्ट होगा तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, आप इन नोट्स को देख सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं, जैसे कि सेलम विच ट्रायल है, अमेरिकन ड्रीम है। इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर मैं आपको आर्थर मिलर के बारे में बताना चाहूँ कि आर्थर मिलर कौन है क्या है, तो पहले उनके बारे में समझिए। फिर उसके बाद जो है उसको क्वेश्चंस भी हैं, वैसे तो इसे शॉर्ट में भी बताया जा सकता है और आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आप कहो तो मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ मेरे, क्योंकि ये तो सारा जो है उसमें था मेरे पास। ये तो नोट्स हैं आपके पास, मैं आपको शॉर्ट में भी बता सकती हूँ। तो देख लेते हैं। आर्थर मिलर जो है, he stands as one of the most influential writers of 20th century अमेरिकन ड्रामा के जो है बहुत वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्रामेटिस्ट में से आते हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक रियलिज्म, सोशल क्रिटिकी और मॉडर्न आइडियाज ऑफ ट्रेजेडी जिन्होंने इस पर पे काम किया। He was born on in 1915 and died in 2005. One of the most important dramatists of 20th century American theatre. अगर आप देखोगे उनके वर्क में मैं इनका इसमें आपको यहाँ ज्यूइश मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन अ ज्यूइश मिडिल क्लास फैमिली। और लेकिन परिवार का सारा जो वेल्थ थी वो जो ग्रेट डिप्रेशन थी उसमें सब चली गई। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन 1929 का ग्रेट डिप्रेशन है, उसके बारे में भी मैं आपको बता के फिर उसके बाद आगे जो है वो चल बताती हूँ क्या था ग्रेट डिप्रेशन। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में उनके परिवार से सारा कुछ जो है वो छिन गया। तो ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था? स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे 1929 में। 24 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे कहा जाता है और 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे। 24 अक्टूबर 1929 इज नोन एज ब्लैक थर्सडे एंड 29 अक्टूबर 1929 इज नोन एज ब्लैक ट्यूसडे। क्यों? स्टॉक प्राइसेस गिर गए, अर्थव्यवस्था यूएस की कोलैप्स हो गई, ओवर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज और फार्म्स के पास इतना माल था कि जितना लोग खरीद नहीं सकते थे। इससे क्या हुआ? गुड्स बहुत था, प्राइस गिर रहे थे।
बहुत कम लोगों के पास बहुत सारा पैसा था और बहुत सारे कम लोगों के पास बहुत सारा पैसा था और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम पैसा था। बैंक फेल हो चुके थे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, ये तो 1929 की बात है। मास अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। और इससे क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने न्यू डील जो है वो 1933 में लेकर आए थे, जिसमें था पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड एग्रीकल्चरल सपोर्ट। इससे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद मिली थी। तो ग्रेट डिप्रेशन जब 1929 में आया था, उससे बहुत सारे लोगों की नौकरी गई थी, बहुत सारे लोगों का पैसा गया था, बहुत सारी चीज़। तो सारे इनके परिवार की जो वेल्थ थी दैट वैनिश्ड विद दैट ग्रेट डिप्रेशन। तो ये जो सडन इकोनॉमिक कोलैप्स था और डाउनवर्ड मोबिलिटी थी, इससे मिलर के दिमाग पर एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा था। और उन्होंने जो है पूरी जिंदगी ही ट्राइड टू he tried to cope with insecurity, failure and the moral pressures. बहुत सारे मैनुअल जॉब्स करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जो है वो उन गए, जहाँ पर उन्होंने प्लेज लिखने स्टार्ट करे, स्टूडेंट प्राइज जीते। एंड वहाँ पर उन्हें पता चला कि थिएटर के माध्यम से he can tell others what he feels and he can disseminate his thoughts as well। और एथिकल एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस के लिए अब बात करते हैं ऑल माई सन्स। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस work, All My Sons, and this work really presents that अमेरिकन ड्रीम कॉन्सेप्ट। मिलर का करियर जो है वो 1940s में उसने टेक ऑफ किया, जब उनका वर्क आया ऑल माई सन्स। इससे उनकी एक रेपुटेशन जो बनी, एक सोशल ड्रामेटिस्ट की बनी। ये प्ले जो है, ये इट इज सेट एट द बैकयार्ड ऑफ द केलर फैमिली। और आप इसको देखोगे ना अगर, तो आप इसमें से एग्जैक्टली इनको पढ़कर भी आंसर्स जो है वो लिख सकते हो। इसी तरीके से इसे तैयार करा गया। ये प्ले केलर फैमिली के बैकयार्ड में है, जिसमें जो केलर एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन है और वो जो है एक बहुत अच्छा फादर है, लविंग फादर है, बट जानबूझ के उसने जो है डिफेक्टिव वॉर प्लेन्स के पार्ट जो है वो सप्लाई करे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जिससे बहुत सारे अमेरिकन पायलट्स की मृत्यु हुई थी। जो और उसकी वाइफ केट और सन क्रिस के बीच में एक टेंशन है। और जो केलर बार बार ये कहता है, वट एवर आई डिड फॉर माई फैमिली। और लेकिन जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है, तो जो है वहाँ पर वो दुनिया को फेस नहीं कर पाता एंड ही शॉट हिमसेल्फ। तो यहाँ पर ना, जैसे इब्सन के प्रॉब्लम प्लेज हुआ करते थे, एक इब्सन के हेनरिक इब्सन की तरह ही इनके प्ले का भी एक स्ट्रक्चर है। एक सीक्रेट क्राइम है जो लगातार कॉन्शियस को खाया जा रहा है, डोमेस्टिक स्फेयर, स्टेज ऑन विच सोशल एंड मॉरल इश्यूज आर ट्राइड। ऑल माई सन से उन्होंने अमेरिका में पोस्ट वॉर ड्रामा जो है उसको दिखाया है। और इससे उन्होंने बताया है कि you can suppress your conscience for a time being, but at times it happens that you have to face the consequences of your past deeds. उसके बाद इनका जो वर्क है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। तो आपने ऑल माई सन से उनके करियर का टेक ऑफ हुआ, डेथ ऑफ अ सेल्समैन एंड द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन मैन। ये अमेरिकन ड्रीम पर आधारित है। जैसे मैंने अभी आपको ग्रेट डिप्रेशन बताया 1929 में, ऐसे ही अमेरिकन ड्रीम क्या है, लेट मी टेल यू दिस एज वेल। 1949 में मिलर ने अपने डेथ ऑफ अ सेल्समैन ही रीच्ड द पीक ऑफ हिज करियर। इस नॉवल के लिए उनको पुलिट्जर प्राइज मिला। और ये प्ले जो है विली लोमन की कहानी है। एक एजिंग सेल्समैन है एंड ही हु बिलीव्स विद रिलीजियस इंटेंसिटी दैट बीइंग वेल लाइक्ड गारंटी सक्सेस, कि अगर आपको पसंद किया जाता है तो वो सक्सेस मिलती ही है। लेकिन जब उसका करियर चरमराता है और उसके जो बेटे हैं बिफ एंड हैप्पी, वो अपने पिता के एम्बिशंस को पूरा नहीं कर पाते, तो विली जो है ना वो प्रेजेंट और पास्ट में खोने लगता है। मिलर ने इसमें ये बताया है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रियलिस्टिक नैरेटिव की जगह
एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नैरेटिव की जगह प्ले जो है ना डोमेस्टिक सीन्स के बारे में बताता है, एक्सप्रेशनिस्टिक सीक्वेंस है, हेलुसिनेशंस होते हैं वो जो आप पे एक एक एक्सप्रेशन छोड़ते हैं, किचन एंड बेडरूम जो है को एग्जिस्ट ऑन स्टेज विद रिमेंबर्ड होटल रूम्स। तो ये ना बेसिकली जो सब उन्होंने दिखाया है इससे ना अमेरिकन ड्रीम की आइडियोलॉजी उन्होंने इसमें बताई है, अमेरिकन ड्रीम की आइडियोलॉजी बताइए। और इसमें ना एक कॉमन मैन किस तरीके से अमेरिकन ड्रीम का एक वो बन जाता, कठपुतली बन जाता है, एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस अमेरिकन ड्रीम इज, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अमेरिकन ड्रीम क्या है। देखो, इसके बारे में आप ये समझिए, अमेरिकन ड्रीम जो है ये एक कल्चरल सोशल आइडियल था। एनी पर्सन कैन हैव हिज ड्रीम लाइफ विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क, टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन। कोई भी उसकी सोशल बैकग्राउंड हो, द पर्सन कैन अचीव द लाइफ ऑफ हिज ड्रीम थ्रू हिज टैलेंट, हार्ड वर्क, irrespective of his cultural background. This term American dream was popularized by James Adams. James Adams made this term popularized in his book The Epic of America. He says life should be better and people should work hard to make their life better, to make their lives better, and they should avail themselves of the opportunity that come in their way. It means हर किसी को अधिकार है अपने सपनों को पूरा करने का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ जो है पैदा हुए हैं। लेकिन इस अमेरिकन ड्रीम ने लोगों का बहुत इससे लोगों को एक झटका भी लगा है। अब क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिकन ड्रीम इन लिटरेचर समझिए, बहुत सारे राइटर्स ने इसे इल्यूजनरी या अनअटेनेबल बना बताया है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन में आर्थर मिलर ने ये बताया ही बिलीव्ड, मतलब विली लोमन यूज्ड टू थिंक दैट बीइंग वेल लाइक्ड इज द की टू सक्सेस। लेकिन जब वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता है तो वो फेलियर जो है अमेरिकन ड्रीम का फेलियर दिखा है। एक बहुत फेमस नॉवल है द ग्रेट गैट्सबी बाय एफ स्कॉट फिजरोल्ड, उसमें भी उन्होंने बताया है कि द ड्रीम बिकम्स करप्टेड बाय वेल्थ, मटीरियलिज्म एंड मॉरल डीके। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों के माध्यम से ये जो बताने का मेरा ये है वो इसीलिए ही है कि अमेरिकन ड्रीम को पहले समझिए कि उन्होंने अमेरिकन ड्रीम है क्या, कि अमेरिकन ड्रीम anybody can have the life of his dreams irrespective of his background। तो ये यहाँ तक बताने के बाद अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब उसके बाद मैं आपको इनके नेक्स्ट वर्क के बारे में बताती हूँ, द क्रूशिबल एंड मैकार्थीज्म। ये जैसे अमेरिकन ड्रीम बताया, ग्रेट डिप्रेशन है, अब ऐसे ही मैकार्थीज्म के बारे में बताऊंगी। मिलर ने डेथ ऑफ अ सेल्समैन के बाद लिखा था क्रूशिबल, जिसमें ना सेलेम विच ट्रायल्स के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। तो उसमें उन्होंने ये बताया है फियर एंड सस्पेक्ट, कोल्ड वॉर अमेरिका में चल रहा था। अभी मैकार्थीज्म और ये क्या है पहले से बता दूं, इसके बाद बताती हूँ। प्ले में दिखाया है कुछ लड़कियां हैं जिसमें एक जो उनकी लीडर है एबिगेल, वो लोगों के ऊपर जादू टोने का आरोप लगाती है। कोर्ट जो है रिलीजियस जील को प्रायोरिटी देते हुए और पॉलिटिकल एंग्जाइटी, वो क्या करते हैं कि वो लोगों से कहते हैं हाँ कन्फेस करो कि हाँ भाई तुम जादू टोना करते हो, विचक्राफ्ट करते हो। और जॉन प्रॉक्टर एक फ्लॉड फार्मर है और जिसका पहले कभी एबिगेल के साथ अफेयर था। ग्रेजुअली वो क्या करता है, मूव्स फ्रॉम सेल्फ प्रोटेक्टिव साइलेंस टू पब्लिक रेजिस्टेंस, और वो मार्टियरडम जो है वो चूज़ करता है। वो कन्फेस नहीं करता मगर वो मार्टियरडम चूज़ करता है। ये ड्रामा जो है 2 लेवल्स पे है। पहला, ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है कि कैसे हिस्टीरिया और थियोलॉजिकल रिजिडिटी ये कम्युनिटी को बर्बाद कर देते हैं। दूसरा, एक कंटेम्प्रेरी एलिगरी है, ये एंटी कम्युनिस्ट हियरिंग्स को बताता है कैसे अगर जो है हाउ आइडियोलॉजिकल पैनिक टर्न्स नेबर्स इनटू इन्फो, कैसे लोग जो हैं खुद ही जो है एक एक मतलब विचक्राफ्ट के ऊपर लोग ही इन्फॉर्मर्स बन गए, इंस्टीट्यूशंस करप्ट हो गए। मिलर को खुद क्वेश्चन किया गया था कि मिलर से पे भी क्वेश्चन किया गया था, कम्युनिस्ट के उन पे आरोप लगाए गए थे और उनसे पूछा गया था कि नाम बताओ कौन कौन तुम्हारे साथ है।
क्रूशिबल जो है ना, एक एक वो उनके बारे में एक बेसिकली जो क्रूशिबल है वो ये बताती है कि एक राइटर की सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और एक में सेलेम विच ट्रायल, ये ज़रूरी हैं चीज़ें, तो ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, सेलेम विच ट्रायल और मैकार्थीज़्म, क्योंकि इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। बस मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ इसके बाद। देखो, सेलेम विच ट्रायल्स के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। सेलेम विच ट्रायल 1692 में हुए थे। सेलेम विच ट्रायल सेलेम नाम के विलेज में हुआ करते थे 1692-93 के दौरान, जब प्यूरिटन कॉलोनियल पीरियड था, जब प्यूरिटन्स जो हैं वो अमेरिका में थे। और इसमें ना बहुत सारे लोगों को, सेलेम नाम के विलेज में बहुत सारे लोगों को उनके ऊपर जादू टोने का आरोप लगा के उनको मारा गया था। ये बेसिकली जो ट्रायल्स हुए थे ना, ये प्यूरिटन आइडियोलॉजी का प्रभाव दिखाते थे, जहां लोगों का ये मानना था कि डेविल्स जो है ना लोगों को सुपरनैचुरल पावर देते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इसके जिम्मेदार थे। एक तरीके से हिस्टीरिया, मतलब बहुत लोग ना हिस्टीरिया के अटैक होने लगे थे। प्यूरिटन जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म, प्यूरिटन जो सोसाइटी थी वो ये मानती थी कि सैटन और विचक्राफ्ट है, तो लोग ना विचक्राफ्ट करते हैं केवल सैटन से पावर लेने के लिए। सोशल टेंशंस एंड राइवलरीज थी। सेलेम में बहुत सारे लोग जो है ना विचक्राफ्ट के ऊपर एक दूसरे का झूठा भी फंसा देते थे कि भाई ये विचक्राफ्ट करते हैं, और कितने लोगों को मारा गया इसके लिए। मास हिस्टीरिया, बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन करते थे, और कुछ लड़कियां तो ये माना जाता था कि ये एविडेंस मानी जाती थी विचक्राफ्ट की हैं। ये ट्रायल्स जो है ना ये शुरू हुए थे, ये ट्रायल्स तब शुरू हुए थे जब दो लड़कियां, बेटी पेरिस और एबिगेल विलियम्स, उनको ना जब चीखने चिल्लाने लगी, उनको फिट्स आने लगे, और वो ना उनके बॉडी तोड़ने मरोड़ने लगी। तो लोकल डॉक्टर्स भी ये नहीं बता पाए कि इन लड़कियों को ये सब फिट और ये बॉडी इस तरीके से तोड़ मरोड़ कैसे रही है। तो हो सकता है कि इनके ऊपर जादू टोना किया गया। तो लड़कियों के ऊपर प्रेशराइज करा गया, बताओ बताओ क्या है। तो जैसे एग्जॉर्सिज्म होता है ना, तो लड़कियों पे प्रेशराइज किया गया कि बताओ किसने क्यों तो लड़कियों ने प्रेशर में 3 लोगों का नाम लिया, टिटूबा, सारा गुड और सारा ऑसबॉर्न। और इससे क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा डर का माहौल हो गया। और इससे क्या हुआ कि इस पे एक कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ट्रायल्स जो हैं वो सेट कर दिए, और बहुत सारे लोगों से कहा गया कि प्रेशराइज करा गया, कन्फेस करो। बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया। 200 लोगों के ऊपर अक्यूज किया गया, 200 लोगों को अक्यूज करा गया, 30 को गिल्टी पाया गया, 19 लोगों को लटका के मारा गया, और एक व्यक्ति के ऊपर तो पत्थर रख के उसे मारा गया। तो ये था सेलेम विच ट्रायल। उसके बाद एक आता है, वर्ड आता है मैकार्थीज्म। मैकार्थीज्म जो है, जिन लोगों के ऊपर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगा था, उनके ऊपर जो अक्यूज, उनके ऊपर जो कैंपेन चला था, जिन लोगों के ऊपर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगा था, ये जोसेफ मैकार्थी के ऊपर इसका नाम रखा गया था। और ये कहा गया था कि बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने यूएस गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रखा है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को ब्लैक लिस्ट करा गया था, और बहुत सारे लोगों को इसमें जो है, इसमें भी लोगों को बहुत और मैकार्थीज्म को क्रूशिबल में उन्होंने यूज़ किया है, मैकार्थीज्म को आर्थर मिलर ने। तो बस यहाँ तक था। अब मैं आप लोगों को इस पे क्वेश्चंस जो है, बाकी सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स दिए हुए हैं। जो मेन चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी वो सब इसमें लिखी हुई हैं, वो आप मैंने बता दी हैं, मेन पॉइंट्स जो थे। अब मैं आपको एमसीक्यूज़ करवा देती हूँ, आर्थर मिलर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बता देती हूँ, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ।
और ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, इफ़ यू गो थ्रू दीज नोट्स तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। इसके साथ ही मैं अब आप लोगों को जो है, क्या हो गया, चलिए मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। MCQs हैं। इन विच सिटी वॉज आर्थर मिलर बॉर्न इन 1915? शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन या डिट्रॉइट? तो आर्थर मिलर का जन्म जो हुआ था वो न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। द आंसर इज बी, न्यूयॉर्क सिटी। What event during Miller's youth shaped his concern with economics insecurity? मैंने अभी आपको बताया था the Great Depression that happened in 1929. Great Depression, ये कुछ terms जब आर्थर मिलर आप पढ़ रहे हो, Great Depression, मैकार्थीज, सैलम विच ट्रायल, अमेरिकन ड्रीम, ये आपको याद रखने हैं। Where did Miller begin writing plays and win student prize? Harvard University, Yale University, University of Michigan या Columbia University? And that is University of Michigan. Which play first established Miller's reputation as a major playwright? Death of a Salesman, The Crucible, After the Fall या All My Sons? भाई देखो, जो उनका करियर टेक ऑफ हुआ था वो All My Sons से हुआ था। What crime does Joe Keller commit in All My Sons? That is C, supplying defective airplane parts during World War II. Miller's dramatic structure in All My Sons resembles the plays of. All My Sons में जो मैंने अभी आपको बताया था और मैंने आपसे कहा भी था कि सारी चीज़ें आपको जो है ना, अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। That is Henrik Ibsen. Which award did Death of a Salesman win in 1949? डेथ ऑफ अ सेल्समैन को क्या मिला था? दैट इज पुलिट्जर प्राइज। डेथ ऑफ अ उसको मिला था पुलिट्जर, दैट इज पुलिट्जर। हु इज द ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट ऑफ डेथ ऑफ अ सेल्समैन? विली लोमन, दैट इज विली लोमन। विली लोमन बिलीव सक्सेस कम्स फ्रॉम बीइंग well liked. Well liked. The structure of Death of a Salesman combines realism and expressionism. Realism and expressionism. According to Miller, modern tragedy measures the hero's fall by loss of power, social disgrace, intensity of the struggle. Modern tragedy measures the intensity of the struggle for dignity. Intensity of the struggle for dignity. Which historical event forms the background of the crucible? And that is Salem witch trials, जो मैंने अभी आपको बताया था, सैलेम नाम के विलेज में हुए थे। प्यूरिटन जो है वो बैकग्राउंड था। द क्रूशिबल एलिगोरिकली क्रिटिसाइजेस, ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन पढ़ रखे होते हैं तभी वो पता होता है। दैट इज मकार्थीज्म। Why does John Proctor refuse to confess falsely? And that is to preserve his honor and integrity. To preserve his honor and integrity. What action made Miller a symbol of artistic conscience in the 1950s? जब उनसे कहा गया था अपने कम्युनिस्ट साथियों के नाम बताओ, उन्होंने बताने से मना कर दिया था। रिफ्यूजिंग टू नेम सस्पेक्टेड कम्युनिस्ट। व्हाट इज अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज सेट? व्यू फ्रॉम द ब्रिज सेट क्या है? वेयर इज अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज सेट? व्यू फ्रॉम द ब्रिज जो है ब्रुकलिन डॉकसाइड कम्युनिटी में है। दैट इज ब्रुकलिन डॉकसाइड कम्युनिटी। What leads to Eddie Carbon's downfall? ये आप पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। Bankruptcy, jealous obsession with his niece Catherine, political persecution या business rivalry। तो ये था आपका क्वेश्चन है आपका ये। एक किस्में मैं आपको बता भी देती हूँ।
मिलर ने व्यू फ्रॉम द ब्रिज जो इनका वर्क है, पहले एक 1 एक्ट ये वर्क था, इसमें दिया हुआ है ये, और बाद में फुल लेंथ प्ले था ये। डॉकसाइड कम्युनिटी ब्रुकलिन में ये सेटिंग है इसकी, जहाँ पर इसमें जो कैरेक्टर है, इसी में कैरेक्टर है एडी कार्बन्स, और वो जो है अपनी एडी कार्बन्स जो है वो अपनी नीस कैथरीन को लेके और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और अपना खुद का ही डिस्ट्रक्शन वो जो है वो कर लेता है। तो ये है, ये एडी कार्बन जो है वो व्यू फ्रॉम द ब्रिज जो है उसका कैरेक्टर है, जेलस ऑब्सेशन विद हिज नीस, which play reflects Miller's personal experience and failed marriage to Marilyn Monroe। कुछ समय के लिए इनकी शादी जो है, मतलब मर्लिन मुनरो से इनकी शादी हुई थी, और शादी जो है वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो गई थी। तो ये है दैट इज़ आफ्टर द फॉल, दैट इज़ आफ्टर द फॉल। What is the central setting of the price? And that is a room filled with old furniture. If you go through the notes that I have provided, you will find all the answers there. Miller's critique of the American dream highlights, जो अमेरिकन ड्रीम मैंने अभी आपको बताया था, बार बार बताया था, वो यही बताता है कि अगर आप किसी को उसकी वेल्थ से नापते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल है, तो दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर सोसाइटी। जो केलर अल्टीमेटली रियलाइजेस दैट द डेड पायलट्स वर ऑल माय सन्स में, जो ऑल माय सन्स है वो उन पायलट्स को ही कहा जाता है, तो हिज सन्स सिंबॉलिकली। ट्रेजेडी इन मिलर्स प्ले ऑफन अकर्स व्हेन कैरेक्टर्स, जब उनको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। द आंसर इज डी। हाउ डू मिलर्स प्रोटैगनिस्ट इनिशियली रिएक्ट टू देयर गिल्ट? डिनायल। कौन पहले व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है? सब पहले बनाई करते हैं, डिनायल। मिलर्स डायलॉग इज नोन फॉर रिफ्लेक्टिंग। मिलर के डायलॉग्स में आपको एवरीडे अमेरिकन स्पीच मिलेगी। इससे ही, जब एवरीडे स्पीच होती है उससे ही तो लोग जुड़ते हैं। Which object symbolize Willy Loman's hopes and guilt? Seeds, stockings and the flute. Seeds, stockings and the flute. Miller's social drama is strongly influenced by हेनरिक इब्सन के प्रॉब्लम प्लेस से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। प्रॉब्लम प्लेस वही होते हैं, दे पोज अ प्रॉब्लम बट दे डू नॉट ऑफर एनी रेडीमेड सॉल्यूशन। In Tragedy and the Common Man, Miller argues that tragedy should portray ordinary individuals struggling for dignity. Miller believed the writer should fulfill a moral and social responsibility। जब उन्हें पता चला था मिशिगन यूनिवर्सिटी में कि ड्रामा जो है वो एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने का माध्यम हो सकता है। व्हाट इज आर्थर मिलर लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न थिएटर? एस्टैब्लिशिंग थिएटर एज अ मॉरल एंड सिविक आर्ट फॉर्म। तो ये था आपका आर्थर मिलर का। इसमें नोट्स भी हैं आपके, इसमें प्रॉपर नोट्स हैं आपके, एमसीक्यूज भी हैं, और ये रहे भैया शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स भी। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन ड्रीम इन डेथ ऑफ अ सेल्समैन? तो पूरा अमेरिकन ड्रीम के बारे में बता के 80 वर्ड्स वाले ही हैं ये। हाउ डज ऑल माई सन एक्सप्लोर द थीम ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द क्रूशिबल फंक्शन एज एन एलिगरी ऑफ मैकार्थीज्म? What is meant by Arthur Miller's idea of the tragedy of the common man? And what are the main features of Arthur Miller's dramatic style? तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। और फिर वही वाली बात मैं करती हूँ कि बहुत आसान होता है कि किसी की मेहनत पे प्रश्न चिन्ह लगाना। कई बार इंसान किस परिस्थिति में और कैसे होता है वो कोई नहीं जानता है। तो अब मैं फिर वही वाली बात कहती हूँ कि मेरी एक ही वो है कि इफ़ यू लाइक इट देन डू शेयर दिस पार्ट एज वेल, कि ये भी चीज़ बताइए। केवल वो तो ये है कि पता नहीं कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीज़ें, केवल किसी के ने एक बार किससे बोल दिया नेगेटिविटी क्यों फैलाएं?
कभी पॉजिटिविटी भी फैला के देखिए, अच्छा लगता है।